सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सगुन कुमार राठौर है और मैं आपका शॉर्ट फॉर्म में तो कहूँ तो एसके सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा वो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसे है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मतलब यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए और जो अभी नीट या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला और उसे सिद्ध करते हुए। ठीक है, वैसे तो आईआईटी और जेईई या नीट वालों के लिए इसका सिर्फ फॉर्मूला याद हो बहुत बढ़िया, क्योंकि डेरिवेशन तो उसमें पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर अपनी नॉलेज के लिए तेज करना चाहते हैं तो वहां पे चाहें तो वे हमारा फॉर्मूला हमारे साथ पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। आपका रिवाइज भी हो जाएगा और क्लास 12th वालों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही। आज का हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो और हमारा चैप्टर एंड हो जाए, लेकिन दोस्तों शायद एक लेक्चर में और ले लूं क्योंकि इसमें डेरिवेशंस हैं हमारे बहुत बड़े, ये दोनों बहुत बड़े हैं और एक और डेरिवेशन है वो मैं इसी चैप्टर में मैं सोच रहा हूँ आज ही अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी पढ़ते हैं कि हेडिंग डालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम करेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति इसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका कि हमारा डायग्राम कैसा होता है। मान लीजिए ए है हमारा कोई डायग्राम, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल डायग्राम है, इसी का डायग्राम। ये हो गया हमारा ए और ए हो गया हमारा बी, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ इसे मान लेते हैं ओ, और इनके जो बीच की ये पूरी डिस्टेंस है ये हमारी 2l। ठीक है, ये है हमारी l और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है l, और इससे आगे कोई बिंदु है यहाँ पर जिसे हमने मान लिया P, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R मिड पॉइंट से। ठीक है, तो अब मुझे सिंपली हम लोगों को मैं कुछ भी आपको रटवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर, जहां पर सब अच्छा ही अच्छा होगा और आपको सब समझ में भी आएगा। ठीक है, रटवाने वाली कोई बात नहीं, एक बस आपको डायग्राम याद हो, उसके बाद हम सारी थ्योरी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है कि माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, इससे के मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो सिंपली आपको इतनी सी थ्योरी लिख देनी है अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं कि माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई 2l है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने मैटर लिख दिया इतना, जैसे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा अगर बोर्ड में आ भी गया और ये आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 3 और अगर दोनों ही आ गई तो हमारी 6 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने सिंपल लिख दिया कि माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ये मैंने एक लाइन बढ़ा दी, ऐसे थ्योरी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सिंपली लिखेंगे सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन करवाया था, फॉर्मूला निकलवाया था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे वही वाला फॉर्मूला कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि हमने यहाँ पर परावैद्युतांक माना है। ठीक है, और Q क्या हम ले रहे हैं, क्यू ए वाला माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्योंकि वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता एक सदिश राशि है तो यहाँ पर चिन्ह नहीं लेते हैं, वो केवल दिशा करते हैं। और इनके बीच की दूरी मतलब माइनस क्यू से जो हमारी दूरी है वो हमारी P तक की दूरी। ठीक है, P तक की दूरी जो हमारी क्या है, इतनी है हमारी R, और यहाँ है इतनी L, तो यहाँ पर जो आएगी हमारी वो आएगी R प्लस L। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए कॉल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसकी हम दिशा देंगे। तो मैंने आपके लिए एक पॉइंट लिखवाया था कि धनावेश के कारण दूर की ओर लेकिन ऋणावेश के कारण पास की ओर होता है। तो ये ऋणावेश है तो इसके कारण पास की ओर है, तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी P से A की ओर। ठीक है, P से A की ओर, यानी कि हमारी यहाँ पर जो आएगा वो आएगी हमारी E1। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही सब है ये लिखा हुआ इतना। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन, अब हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है कि केवल इतनी, ये जो हमारी इतनी है पूरी R, अब इतनी है L, तो हम R में से L घटा देंगे। ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर। कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसकी धनावेश के कारण जो दिशा होती है वो होती है हमारी दूर की ओर। तो यहाँ पर जो होगी है बिंदु प्लस क्यू है बिंदु P पर, तो B से P की ओर इसकी दिशा होगी। ठीक है, B से P की ओर। ठीक है, अब जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसकी जो हो गई, तो यहाँ पर आएगी हमारी E2। अब चूंकि दिशा विपरीत है तो परिणामी घटाकर निकलेगा, तो हमें इसकी परिणामी निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलती है E बराबर में E2 माइनस का E1, क्योंकि हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह ये बड़ा वाला दर्शाता है। ठीक है, तो E बराबर में E2 माइनस E1 जो हम निकालेंगे तो E बराबर में आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हम इसमें से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बोले लेंगे कॉमन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये ले लिया हमने कॉमन, और इधर 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में, मतलब यहाँ पर जो है वो माइनस का 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो आएगा 1 प्लस मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेट, तो इसके लिए जो आपको कैलकुलेट करने में जो जाएगा बहुत टाइम, तो मैं इसके लिए आपको सिंपली बता देता हूं कि यहाँ पर आपके लिए जो भी एलसीएम लेना है आपको इसका। ठीक है, कि यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, E बराबर में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे तो ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आपको इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी, अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, पूरा आपने 11th कर लिया है, तो आपकी इतनी कैलकुलेशन तो आती ही होगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कि इसे हम जैसे ए हो गया हमारे प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तो बोर्ड पर आ भी नहीं पाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने को तो मैं कर देता, लेकिन हमारा यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर इतनी सी ये जो बात है इसके लिए ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, नहीं तो हमारा जो है वो बोर्ड पर आ नहीं पाएगा। इसके लिए मैं इधर ले आता हूँ कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो इतना ये कैलकुलेट करके आता है इसे हम कैलकुलेट करके आएंगे तो हमारा 2
L इंटू 2R, 2L इंटू 2R, ठीक है। और ये जो R प्लस L इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि R माइनस L और R प्लस L, ठीक है, और इसके पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दें, पूरे का होल स्क्वायर, और ए भी हम लिख दें यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर जो है वो हमारा क्यू ही है, क्यू भी तो चल रहा है साथ में, ठीक है, ये हमारा क्यू भी चल रहा है साथ में, तो यहाँ पर जो आएगा वो 2L इंटू 2R, और ए बन गया हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो अंदर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला ही होता है हमारे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर लिखेंगे हम, और इसके पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है वो लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद हम नीचे जब लिखेंगे तो हमें चूंकि पता है इसमें कि P बराबर में होता है 2QL, ये आ जाएगा इसके साथ, P बराबर में होता है 2QL, तो हम इतने की जगह पर तो लिख देंगे P, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि E बराबर में P/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। चूंकि अब इसमें कुछ कंडीशन हमें लिखनी है यहाँ पर कि जो हमारा L है वो R से छोटा है, ये जो L आपको इतना दिखाई दे रहा है हमसे R से छोटा है, नहीं, R इतनी डिस्टेंस है और L इतनी डिस्टेंस है, तो L जो है वो R से छोटा है, तो L स्क्वायर जो है वो तो हमारा बहुत 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 छोटा होगा, ठीक है। तो L स्क्वायर को नगण्य मान देते हैं, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, नगण्य मानने पर, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा E बराबर में P/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2R अपॉन में R का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी हाथ आ जाएगी 4E बराबर में 1/4 पाई या P/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2R अपॉन में R की पावर 4, ठीक है। अब एक पावर से एक जी कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, ये हमारा जो कट गया है R से, तो यहाँ पर बचेगा 2P अपॉन में RQ, ठीक है। और वायु या निर्वात के लिए यही होता है हमारा फॉर्मूला, और वायु या निर्वात में के का मान जो होता है वो होता है 1, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा हमारा, वो आएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और के की वैल्यू 1 इंटू 2P अपॉन में RQ, ठीक है। ये है आपकी, और अगर आपको यही जो हमारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ, अगर आपको ये याद रखना तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो दो लोग पी रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं, सही है, यहाँ पर जो है कि दो लोग चाय पी रहे हैं, और जो हमारा निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आएगा उसमें एक लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अक्षीय स्थिति में जो है वो दो लोग चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P, और जो हम निरक्षीय स्थिति का अभी हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे उसमें हमारा जो आएगा वो आएगा P, यानी कि उसमें एक लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। आप पे इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में अभी निरक्षीय स्थिति में अपना फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है। लगभग 13 मिनट लग गए हमारे लिए इसी में, अब वो डेरिवेशन करेंगे तो भी हमारे 13 मिनट उसमें लग जाएंगे, सही है, नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया आप लोगों ने, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, रोक दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसे रोक सकते हैं, लाइव नहीं चल रही है वीडियो, लाइव भी चलाएंगे कभी। पहले आप सब्सक्राइब बढ़वाइए, लाइक बढ़वाइए हमारे, ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में अगला जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है याद रखने की, जैसे फॉर्मूला आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, बच्चों के याद ही नहीं रहता है, मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैंने खुद 12th किया है तो मुझे पता है कि यहाँ ऐसे बच्चों को फॉर्मूला इसमें याद नहीं रह जाता, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो लोग पी रहे थे चाय, और जो अभी फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे उसमें एक लोग पी रहे हैं ये चाय, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में अब जो हम फॉर्मूला करेंगे सिद्ध, वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में जो हम फॉर्मूला करेंगे उसमें हमारा कुछ चित्र बनता है, वही बच्चों का नहीं बना मिलता है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है निरक्षीय स्थिति, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, निरक्षीय स्थिति
या अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। अब इसका हम बना देते हैं सिंपली डायग्राम। यहां पर मैंने लिया है ऐसे, ए हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इसे हमने कह दिया ए, इसे कह दिया बी, ए हो गया माइनस क्यू, ए हो गया प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस होगी 2l, इसके बीच कोई मिड पॉइंट मान लिया हमने O, ये हो गई इसकी डिस्टेंस L यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी हो गई हमारी L। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है, जिस पर हमें दिशाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। पूरा मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ए हो गया हमारा एंगल थीटा, ए भी हो गया हमारा थीटा, इनके जो बीच की डिस्टेंस मान ली वो हो गई हमारी R, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी सिद्ध करके बताऊंगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली। अब इसके लिए हम जैसे कैलकुलेट करना है हमें कि जो हम अभी लेंगे, हम दिशा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी E2। अभी मैं आपको पूरी बता दूंगा यहाँ पर, और ये हो जाएगी हमारी E1, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा। अभी मैं समझा दूंगा आपको पूरा चित्र, नहीं तो बाद में बनाएंगे तो देर भी लगेगी। और E बराबर जो यहाँ पर परिणामी हम निकालेंगे वो आएगा हमारा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम। अभी हमें इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना, अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगा, ठीक है। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ वो लिखना है मैटर, तो वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे सिंपली पिछले बारे में लिखा वैसे लिखेंगे कि माना ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो जिसकी लंबाई 2l है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वो ही आपको वैसे चाहे तो आप वो ही लिख सकते हैं, लेकिन क्या मैं लिखवाऊं वो फिर से, आप पीछे वाला वो जो मैटर है वही पूरा उतार देना, ठीक है। आप वही मैटर उतार देंगे तो मैं सीधे यहाँ पर डेरिवेशन कर दे रहा, ठीक है, वरना हमारा टाइम भी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, आप वही मैटर, पीछे वाला मैटर लिखो, पीछे वाला मैटर लिख दो। मैं इतनी बार लिख दे रहा, वरना हमारा क्या पता यहाँ पर आ पाए या ना पाए, ठीक है। आपको बस उतनी बार लिख देनी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। पीछे वाली जो है बात वो आपको सिंपली इसी में लिख देनी है ऐसे, ताकि जो है एग्जामिनर आपका देखे कॉपी तो देखते ही पूरे पूरे नंबर दे दे, ठीक है, क्योंकि आपने जहां से पढ़ा है आपने सब सीखा है, ठीक है। तो हम सीधे यहां से निकालते हैं, हम निकालेंगे माइनस के क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम ऐसे करके निकालेंगे E1 बराबर में 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में, अब जो इसकी डिस्टेंस है बीच की, ये मैंने कैसे करके निकाली थी कि ये तो हमें दे रखी है कि इतनी R और ये L, इसमें हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको पढ़ाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दी, तो हमारा आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, इसके अपॉन में हम लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा दें, कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसकी दिशा माइनस के कारण होगी पास की ओर, यानी कि पी से ए की ओर, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया E1। ये हो गई हमारी दिशा, ठीक है, पी से ए की ओर, ठीक है, ये हो गई हमारी। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूरा हम लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा E2 बराबर में 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में अंडर रूट, इधर भी हमारी ये डिस्टेंस जैसे हमने यहाँ से लिए प्लस क्यू की, तो प्लस क्यू की धनावेश के कारण दूर की ओर होती है, ये हमें दिखाई दे रही है दूर की ओर है, तो इसकी जो दिशा होगी वो B से P की ओर होगी, और इसका जो डिस्टेंस है इसकी भी ऐसी होगी कि L इतनी और आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आ गया, ठीक है।
तो इतना हो गया। अब हमारी दिशा देखनी है, धनावेश के कारण होती है दूर की ओर, तो यहां से होगी बी से पी की ओर, ठीक है, बी से पी की ओर। तो ये हो गया हमारा कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें परिणामी निकालनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपको ये एंगल बना रखे हैं, हमारे एंगल जब हम इसके लिए लेंगे ऐसे करके, तो E2 है ये हमारे पास थीटा के साथ बन रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा थीटा ही तो जा रहा है यहाँ से, तो जो हमारा थीटा के साथ एंगल बनता है वो बनता है कॉस थीटा, ठीक है, जैसे E2 है तो इसके साथ बनेगा हमारा E2 कॉस थीटा। और अगर आप देखें तो इसी के इधर हमारा जो एंगल निकलेगा वो E2 साइन थीटा, लेकिन उसका हमारा कोई काम नहीं होता है, हमें थीटा के सामने वाला एंगल लेना होता है। तो ऐसे जब हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है। और जब हम इधर से लेंगे, जब हम E1 के लेंगे तो E1 हमारी ऐसी आ रही है, इसके साथ भी एंगल है हमारा थीटा, इसके साथ भी हमारा एंगल है थीटा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा E1 cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसका जो परिणामी आएगा, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो मतलब आपको दिखाई दे रही होगी, ये परिणामी आएगा, इसके बीच में से निकलेगा, जिसे आपने रिजल्टेंट भी पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास से 11th पढ़ा है तो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, उसमें आपको ये सारा पढ़ाया जाता है एंगल, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो परिणामी निकाला हमने वो आया हमारा E बराबर में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो इसका परिणामी यहीं से निकलेगा कि E बराबर में E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब हमें E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है पूरे का, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट ही जाएगा, वो आपको पता है, वो अभी हम कर देंगे। कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो आप देखें कि ये दोनों टर्म सेम है, ये भी देखिए पूरा सेम है, ये भी देखिए पूरा सेम है। तो अगर जब सेम होते हैं तो हम इनके लिए गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बराबर में इसके लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा इसके लिए क्यू के लिए हम इधर लिख देंगे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इनटू में 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, या होता है हमारा बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है, ऐसे। तो cos थीटा बराबर हमारा आधार बटे कर्ण हम देखें तो ये है हमारा 90 डिग्री एंगल, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा थीटा, तो हमें देखना है यहाँ से थीटा। तो हमारा जो आधार आएगा, इसमें आधार आएगा वो आएगा L, cos थीटा बराबर में आएगा हमारा L अपॉन में जो इसका कर्ण मतलब हाइपोटेनियस है 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा, वो है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, रिजल्टेंट जो हमारा निकल रहा है यहाँ पर E बराबर में 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू कॉस 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये जो आ रहा है हमारा कि 2QL, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली क्वेश्चन में बताया कि P बराबर में 2QL है, तो इसके लिए हम P भी लिख सकते हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यहाँ पर आएगा E बराबर में हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन में, अब ये जो हमारा है इसकी भी पावर अगर हम माने तो जैसे रूट में लिखा हो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इसका भी तो मतलब रूट ही होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे कि P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर है पावर 1। तो अब जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो हमारी जुड़ जाती है, यानी कि 1 प्लस 1/2 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो इसे हम जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, 3/2 इसके, यानी कि इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम यहां से अपने आगे करेंगे, इतना जो है हमारा हो गया। अब हम यहां से जो करेंगे हम वो हमारा जैसे E बराबर में आ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं आपको बताऊं तो जो हमारा
एल है वो आर से बहुत छोटा है, आप देख लीजिए एल इतना सा ही है और आर जो है हमारी पूरी इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, आर जो है हमारी पूरी इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही बात कि आर जो है हमारा वो छोटा है एल से, तो आर स्क्वायर जो होगा वो एल स्क्वायर से तो बहुत बहुत छोटा होगा, ठीक है, वो एल स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा होगा, ठीक है। मतलब एल स्क्वायर जो है वो छोटा है आर से, आप ऐसे साइन लगाइए ना इधर के लिए, वही तो मैं सोचूं। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर तो एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, मतलब हटा देंगे, बराबर में 1/4πε0 के आ जाएगा हमारा, इंटू पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं आपको बताऊं ये जो पावर है जैसे डिवाइड में है तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, मतलब ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जैसे ऐसे है यहाँ पर लिखा हुआ आर स्क्वायर बराबर में, मतलब इसकी पावर है 3/2, तो ये कैसे आएगी हमारी की आर इंटू इसकी पावर आई जाएगी हमारी 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी जो पावर आएगी वो आई जाएगी आर की पावर 3, ठीक है। ये रफली मैं आपको इधर बता देता हूँ जैसे आप समझ जाएं, ठीक है, ये जैसे रफली है इधर इतना, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा ई बराबर में 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन में आर क्यू, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे अभी यही हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन वायु या निर्वात के लिए होता है के का मान 1, वायु या निर्वात में के का मान जो होता है वो होता है हमारा एक, तो यहाँ पर जो आएगा निकल के वो आएगा ई बराबर में 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यही हो गया हमारा प्रूफ। तो मैं आपको अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने की, जैसे एग्जाम में आप भूले ना, तो इसमें देखिए मैंने अभी उसमें कहा था कि इसमें 2 लोग पी रहे थे चाय और इसमें 1 लोग पी रहे हैं चाय या पानी, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, बस वो मत समझना, ठीक। ई बराबर है 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये हमारी ट्रिकें हैं याद करने की, आपको जैसे क्वेश्चन सही करना है। अब कैसे भी हो आप कोई भी ट्रिक याद करें, आप अपनी ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने यही बनाई है, मुझे सिंपल लगती है कि अक्षीय स्थिति में 2 लोग चाय पी रहे थे और निरक्षीय स्थिति में 1 लोग चाय पी रहे हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मैं टाइम देख लेता हूं कितना हो गया, टाइम हो गया देखिए वही 26 मिनट हो गया, इसमें भी 13 ही मिनट लगे हैं, देखिए बिल्कुल, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, आप चाहे कैलकुलेट कर लेना, टाइम देख लेना आपके पास, तो ये वीडियो चली रही है, इतने ही मिनट लगे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो वैसे हम चाहे तो एक डेरिवेशन और कर सकते हैं अपना, तो करवा दूं एक डेरिवेशन और, चलिए कर लेते हैं। आपने कितना नोट कर होगा कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, बस एक टॉपिक रह जाएगा, थ्योरी है थोड़े बस, ये हो गया होगा हमारा, ठीक है। नोट तो कर ही लिया होगा आपने। 26 मिनट हुए हैं अभी, तो वैसे अगर चाहे तो 35 मिनट में हमारा ये चैप्टर एंड होने की करार पर आ जाए, फिर बस एक लेक्चर में ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिए, यही मौका है पढ़ने का, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। मतलब हमें टाउ निकालना है, इसमें टाउ कैलकुलेट करना है कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, इसमें कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है रखा हुआ, इसे ए कह दीजिए, यहाँ पर बी कह दीजिए, ये हो गया -q, ये हो गया हमारा +q, ठीक है। इसकी पूरी डिस्टेंस तो आपको पता ही है, होती है हमारी 2l, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो हमारा एंगल है वो है थीटा, ठीक है। और इससे हमने यहाँ पर एक डाल दिया एक परपेंडिकुलर, इसकी मतलब हम मान लेते हैं हाइट, ये मान लीजिए हमारे पॉइंट ए है और ये बी है, और यहाँ पर मान लीजिए सी, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, इसकी होती है 2l sin 2l होती है पूरी लंबाई, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर जो हमारा दिशा मतलब बल लग रहा है
ये इधर के लिए हमारा ये जो बल लगता है इसमें लगता है F बराबर में QE, F बराबर Q मतलब E बराबर F अपॉन Q, वो मैंने आपको पढ़ाया था, इस वही है, ठीक है, वही है, ठीक है। और इधर के लिए इसमें जो हमारा लगता है वो लगता है F बराबर QE, वो भी लगता है, बल मतलब समान है, ठीक है। तो ए हो गया हमारा। उसके बाद आपको इसमें मैटर क्या लिखना है कि माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा में थीटा डिग्री के कोण पर, ये है हमारा, ये थीटा है लिखा हुआ, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। वैद्युत और जो क्रिया रेखाएं हैं इसकी, जैसे देखिए ये हैं, ये सभी एक ही दिशा में, एक और क्रिया रेखाएं समान है, ठीक है, लेकिन इस पर लगने वाला जो बल है वो उसकी दिशा विपरीत है। अतः यह दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंक डालने वरना आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो मैटर क्या है, आप एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि माना ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो जिसकी लंबाई 2L है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा में स्थित है, जिस पर लगने वाले दो बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं, और क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तथा यह दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, मतलब टाउ कहते हैं। तो और इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर में बल गुणा दूरी। इससे हम अपना डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं इसका मैटर। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा में थीटा डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले दो बल, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले दो बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं, ठीक है। अतः यह दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अतः बलयुग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण, जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसे हम करते हैं टाउ से प्रदर्शित, ठीक है। इसे कहते हैं हम टाउ, ठीक है, मतलब उल्टा जे, इसे कहते हैं हम टाउ नहीं टाउ, ठीक है, इसे कहते हैं हम टाउ। जिसके टाउ बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल मतलब F बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। टाउ बराबर जो होता है बल गुणा लंबवत दूरी। इसके लिए आप ऐसे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, या R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो लंबवत दूरी मतलब हमारी जो ए दूरी है, ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर BC, तो हमें निकालनी है BC कितनी है यहाँ पर। तो बल तो हमें पता है F बराबर QE लग रहा है कि परिमाण तो समान है, F बराबर में QE आ जाएगा, लेकिन अब लंबवत दूरी कैसे निकालें भाई, तो हमें वो भी तो निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर में वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण या हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है हमारा वो होता है लंब, क्या है हमारे थीटा के सामने की भुजा जो है वो लंब होती है, यानी कि BC, और जो कर्ण है हमारी 90 डिग्री सामने की भुजा जो है ये इसकी लंबाई है हमारी 2L। तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 2L साइन थीटा, BC बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2L साइन थीटा, और यहाँ पर आप BC डाल दीजिए हमारी लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर QE। अब BC की जगह हम लिख देंगे 2L साइन थीटा, ठीक है।
2l साइन थीटा, और टाउ बराबर जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2ql इंटू ई साइन थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P बराबर होता है हमारा 2ql, ठीक है, वैद्युत द्रव्य का आघूर्ण, और टाउ बराबर आ जाएगा हमारा P साइन थीटा, ठीक है। यही है हमारा बलयुग्म का आघूर्ण, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके कुछ केस होते हैं कि मतलब एंगल कब कब कितना हो। अगर हमारा एंगल जो है वो हमारा थीटा बराबर मतलब जैसे 0 डिग्री अगर हमने लिया है तो वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा। जैसे ऐसा है, अगर समतल में ही है और इधर ही हमारी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं, तो जो हमारा एंगल होगा यहाँ पर वो होगा 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा, ठीक है, दिशा में। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, नीट वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट वालों के लिए और आईआईटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही आपसे पूछे जाते हैं आईआईटी में या नीट में, या क्वेश्चन में आपके लिए कह देगा कि वो वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वहां पर आएगा हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हमारा यहाँ पर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री लगाएंगे देंगे तो टाउ बराबर है P साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि हमारा जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये टाउ 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यदि वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे वैद्युत द्विध्रुव है हमारी जैसे दिशा जा रही है ऐसे, दिशा जैसे जा रही है ऐसे, और ये जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये हो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत, ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है 90 डिग्री एंगल। तो यदि केस सेकंड आता है हमारा, ये नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड, ठीक है, मतलब शर्त दो शर्त पहली, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये आईआईटी जी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आया हमारा लंबवत, जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर लंबवत है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव लंबवत है तो हमारा आएगा, तो टाउ बराबर में Pe साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ पर जो टाउ बराबर P आएगा ये हमारी आएगी मैक्स वैल्यू, मतलब टाउ का जो अधिकतम मान होता है वो हमारा इतना ही होता है Pe। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में, और ये हमारा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ये हमने पढ़ा आज। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ शब्द की लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। तो चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, और अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, खत्म है चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम फिजिक्स का। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।